Hello students, chapter number 2 final accounts of partnership firm, question number 11, standard 11 important chapter. अब question number 11 आप देख सकते हो पेज नंबर 80 पे लिखा हुआ है from the triangulation and adjustment of partnership firm of Salim and Sabana prepare final accounts of partnership firm. तो final accounts में आप लोगों को कितने अकाउंट शो करने हैं? नॉर्मली हम लोग 5 अकाउंट शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में लास्ट थर्ड इफेक्ट लिखी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट जिसकी अमाउंट है 61,800, यानी कि यहाँ मैंने लिखा हुआ था ना रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, वरना तो हम सिंपल लिखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस डेट, लेकिन यहाँ में लिखा है क्या रिवाइज। रीजन के ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की तो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो एडजस्टमेंट की वजह से आप लोगों को ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा, वरना हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, Salim withdrew goods 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. And the second example, goods of rupees 8,000 purchased at the end of accounting year, which is not recorded. ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। चलो तो पहले तो मैं यहाँ बैलेंस लिख लेता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंस कितनी अवेलेबल है? क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है 61,800। और फर्स्ट सेकंड दोनों एडजस्टमेंट इसमें रिलेटेड है, जिसमें सेकंड एडजस्टमेंट हम पहले कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या लिखा है? गुड्स ऑफ रुपीस 8,000 परचेज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स जो हम लोगों ने परचेज किया लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेज की इफेक्ट हम कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट से, तो यहां लिखते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज। नॉर्मली अनरिकॉर्डेड परचेज हो तो आपको परचेज में ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहां तो परचेज अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली लिख लिया अनरिकॉर्डेड परचेज। कितनी अमाउंट है? द अमाउंट इज 8,000, तो यहां मैंने लिख लिया 8,000, इनसाइड लिखा हुआ है परचेजेस रिलेटेड विद क्रेडिटर्स। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है? क्रेडिटर्स में ऐड करना है, तो बैलेंस शीट में जाओ, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स लिखना है। ट्रायल बैलेंस में देख लो, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स कितने अवेलेबल है? पेज नंबर 80 पे सेकंड लास्ट लिखा हुआ है, तो वहां लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की क्रेडिट बैलेंस होती है 24,000, उसमें प्लस कर दो प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज या फिर अनरिकॉर्डेड परचेज। चलो अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है? 8,000, तो आउटसाइड अमाउंट लिख देते हैं। टोटल क्रेडिटर्स इज 32,000 अनरिकॉर्डेड परचेज, यानी कि आपका एडजस्टमेंट नंबर सेकंड हो गया खत्म। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use। पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स विड्रॉ किया गया है। किसी भी वजह से अगर बिजनेस में किसी भी वजह से गुड्स विड्रॉ हो जाए, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, किसी भी वजह से आप गुड्स दे रहे हो तो आपका परचेज रिड्यूस होने वाला है, तो आपको क्या करना है? परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेज में से माइनस कर लो, withdraw goods for personal use, withdraw goods for personal use, यहां से 4,000 माइनस कर दो, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग इफेक्ट नहीं थी इसलिए हमने यहां एक इफेक्ट कर ली परचेज में से माइनस। अब इसके सेकंड इफेक्ट आप लिखने वाले हो गुड्स विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहां पे लिखना है? करंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट, जो भी उसमें डेबिट साइड लिख लो, तो यहां डेबिट साइड लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू ड्राइंग्स, यहां लिख लो गुड्स
withdraw for personal use. गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कितने अमाउंट रहेगी? सलीम ने गुड्स विड्रॉ किया इसलिए सलीम के अकाउंट में 4000 हम लिख देते हैं। चलो इसका मतलब हमारे फर्स्ट टू एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। देख लो एडजस्टमेंट में कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट है जो क्रेडिटर्स पे इफेक्ट करता है। थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में टिक मार्क कर सकते हो कि एडजस्टमेंट नंबर 3 ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है। फोर्थ, from debtors 800 is not recoverable, provide 5% bad debt reserve on debtors, तो फोर्थ एडजस्टमेंट आप डेटर्स पे टिक मार्क कर लोगे। फिफ्थ, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट रिजर्व आपको कैलकुलेट नहीं करना। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट सिंपल एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20% एंड ऑन फर्नीचर 5%, तो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर में आप टिक कर सकते हो एडजस्टमेंट नंबर 6। चलो एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लिए। अब 6 एडजस्टमेंट ना इजी है तो मैं समझता हूं आपको पहले कर लेना चाहिए। चलो 6 एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20% एंड फर्नीचर पर 5%, तो पहले लिख लो एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी। चलो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 40000। चलो ट्रायल बैलेंस में देख लो उसमें कुछ ओल्ड डेप्रिसिएशन काउंट किया गया है। अगर ओल्ड डेप्रिसिएशन हो तो उसे प्लस करना है, अगर न्यू परचेज हो तो उसे भी हम यहां ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 40000, चलो कुछ नहीं है तो डायरेक्टली इसमें से -20% डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट 20%। चलो 40000 का 20% कर लो तो क्या रहेगा? 8000। इसका मतलब आउटसाइड अमाउंट रहेगी 32000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन काम करना है, तो यहां लिख लेते हैं फर्नीचर। चलो फर्नीचर की अमाउंट कितनी अवेलेबल है? फर्नीचर की अमाउंट है वो है 10000। चलो उसमें से भी लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। चलो फर्नीचर में 5% डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, इसका मतलब 500 रुपीस माइनस हो जाएगा। 10000 का 5% यानी कि 500, तो आउटसाइड अमाउंट रहेगी 9500। अब दोनों डेप्रिसिएशन यानी कि एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होने वाली है। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स में, तो यहां लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन पहले प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन काउंट किया, तो प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन है वो है 8000 रुपीस। उसके बाद फर्नीचर पे 500, टोटल आउटसाइड 8500। हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और 6th एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन में देखेंगे हमने क्रिएट क्या किया हुआ है, करंट अकाउंट। चलो तो करंट अकाउंट की बैलेंस और कैपिटल लिख लेते हैं, क्योंकि जब करंट अकाउंट अवेलेबल हो तो कैपिटल को आप तो डायरेक्टली बैलेंस शीट पे लिखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सलीम की बैलेंस है वो है 1,60,000 और सबाना की बैलेंस है वो है 1,20,000, तो टोटल अमाउंट इज 2,80,000। कैपिटल तो लिख लिया, अब करंट अकाउंट लिख लिया। डेबिट क्रेडिट दोनों की बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी डेबिट बैलेंस हो डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट बैलेंस हो क्रेडिट साइड लिखना है। चलो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो करंट अकाउंट में पहले सबाना की डेबिट बैलेंस अवेलेबल है, तो सबाना की डेबिट बैलेंस लिखनी है 10,000। उसके बाद सलीम की क्रेडिट बैलेंस 40,000, जिसके पास ओल्ड बुक अवेलेबल होगी, ओल्ड टेक्स्ट बुक, तो उसमें सलीम के 10,000 डेबिट बैलेंस होगी और सबाना की 40,000 होगी। तो यहां आप जरा चेक कर लेना अपने बुक में, सबाना के लिए 10,000 डेबिट बैलेंस, सलीम के लिए क्रेडिट बैलेंस 40,000। ये एक एडजस्टमेंट ऐसा है जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कई बुक में, लेकिन नई बुक हो गई तो उसमें ठीक ही लिखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स।
स्टॉक ऑफ गुड्स क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है 31/3/70 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे आप? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 54,600 54,600। उसके बाद लिखा हुआ है कैश बैलेंस, उसके बाद लिखा हुआ है करंट अकाउंट विद बैंक, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ एसबीआई। सारे के डेबिट बैलेंस से ये सारे इफेक्ट कहां पे रहने वाले हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख लेते हैं। पहले हम लोग को लिखा क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हम लिख लेते हैं कैश बैलेंस। चलो कैश बैलेंस अवेलेबल है 560। चलो कैश के बाद करंट अकाउंट विद बैंक, करंट अकाउंट विद बैंक यानी कि आपकी बैंक बैलेंस ही हुई, लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट की जगह करंट अकाउंट है 14,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई एफडी, फिक्स डिपॉजिट एफडी ऑफ एसबीआई, तो ये भी बैंक बैलेंस ही हुई है आपकी फिक्स डिपॉजिट 80,000। देखो क्लोजिंग स्टॉक, कैश बैलेंस, करंट अकाउंट ऑफ बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई, सारी इफेक्ट हम लोगों ने कहां पे लिखी है? बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये सारी करंट एसेट है। उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स क्रेडिटर्स की इफेक्ट हम लोगों ने लिख ली। डेटर्स लिखना है एसेट साइड पे, यहां लिख लेते हैं डेटर्स। इसमें एडजस्टमेंट है इसीलिए हम इनसाइड अमाउंट लिखेंगे। डेटर्स की अमाउंट क्या है? 36,800। डेटर्स की अमाउंट है 36,800। अब क्या करना है? डेटर्स में से माइनस करेंगे बैड डेट, डेटर्स में से माइनस करेंगे बैड डेट जो एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। फ्रॉम डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल इसका मीनिंग क्लियर है क्या? इट्स अ बैड डेट। तो यहां से आप 800 माइनस करना, तो अमाउंट क्या रहेगी? 36,000। अब यहां से माइनस करना है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व कितना है? क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है 5% काउंट करो। तो 36,000 का 5%, चलो 36,000 का 5% कर लो तो 1,800। 36,000 में से 1,800 माइनस करो, आउटसाइड अमाउंट रहेगी 34,200। अब जब आपने डेटर्स का एडजस्टमेंट काउंट कर ही लिया है तो बैड डेट और बैड डेट रिजर्व का पूरा टेबल क्रिएट कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट ट्रायल बैलेंस, उसमें ऐड करना है बैड डेट एडजस्टमेंट, उसमें फिर से ऐड कर दो प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। इनका टोटल करके उसमें से माइनस करना है बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। चलो एडजस्टमेंट में हम लोग ने देखा कि बैड डेट की अमाउंट थी वो थी 800, बैड डेट रिजर्व की अमाउंट थी 1,800 जो हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको देखना है बैड डेट कितना अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो पेज नंबर 81 पे लिखा हुआ है बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। तो बैड डेट की अमाउंट कितनी है? 400 और बैड डेट रिजर्व की अमाउंट है वो है 2,000। चलो टोटल कर लो 400, 800 प्लस 1,800 यानी कि आपका टोटल रहेगा 3,000। 3,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो आउटसाइड अमाउंट रहेगी 1,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा था फ्रॉम बैड डेट 800 इज नॉट रिकवरेबल, दैट इज बैड डेट। डेटर्स में से माइनस किया, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेट में लिख दिया डेबिट साइड। बैड डेट रिजर्व 5% काउंट भी कर दिया। फिफ्थ एडजस्टमेंट डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट मींस उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 आप लोगों को काउंट नहीं करना। चलो अब देखेंगे तो एडजस्टमेंट वाइज क्या है। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट हो चुका है। अब 6 सिंगल एडजस्टमेंट नंबर 3 रह गया है, तो उसे भी हम कंप्लीट कर ही देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि एडवांस पेमेंट हुआ है। तो पहले हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो कितनी अमाउंट अवेलेबल है
2000। चलो 2000 का इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, वहां से माइनस कर लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड 400 है, 400 यहाँ से माइनस कर लो तो आउटसाइड अमाउंट रहेगी 1600। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, प्रीपेड हम लोगों ने एडवांस पेमेंट कर लिया था तो उसकी सेकंड इफेक्ट लिखनी है बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती तो हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड। चलो यहाँ लिख लो एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, प्रीपेड इंश्योरेंस 400। इसका मतलब हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए हैं। चलो ट्रायल बैलेंस में देखो स्टार्टिंग से कौन सी एंट्री रह गई है, हम लोगों ने कैपिटल बैलेंस लिख ली, करंट अकाउंट बैलेंस लिख लिया है, स्टॉक लिख लिया है, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स लिख लिया। रह गया है तो पेज नंबर 80 पे सैलरी। चलो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, डायरेक्टली लिख लो सैलरी 37000। चलो सैलरी के बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। चलो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, एसेट साइड पे 1,20,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख लिया है, लीज होल्ड मशीनरी, लीज होल्ड मशीनरी फ्रॉम 1416 से 5 इयर्स के लिए है 60,000। यानी कि हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट हो तो आपको इनसाइड लिखना होता है। चलो तो अब लिख लेते हैं एसेट साइड पे। बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, डेटर्स का आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया है, यहां से मैं अभी डेटर्स रफ कर देता हूं। चलो ये डेटर्स का कैलकुलेशन मैं अभी यहां से रफ कर देता हूं, लेकिन ये अमाउंट अवेलेबल है इसलिए आपको टोटल में दिक्कत नहीं रहेगी। चलो अब यहां लिख ले हैं लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड मशीनरी। चलो लीज होल्ड मशीनरी 60,000 के अमाउंट अवेलेबल था, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि लीज होल्ड मशीनरी फ्रॉम 1416 से 5 इयर्स के लिए है। 1416 यानी करंट ईयर अवेलेबल है 5 इयर्स के लिए, तो यहां से करना है माइनस रिटर्न ऑफ। अगर 5 इयर्स के लिए अवेलेबल हो तो 60,000 को डिवाइड करना है 5 के साथ। 60,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 12,000 आपको यहां से रिटर्न ऑफ करना है। तो नेक्स्ट अमाउंट 48,000 रहेगी, वो नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए है। करंट ईयर के लिए मैं 12,000 कर दिया है, 5 इयर्स के लिए अवेलेबल है इसलिए 60,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 12,000 अपने माइनस कर दिया। तो आउटसाइड 48,000। अब रिटर्न ऑफ की अमाउंट क्या लिख सकते हो, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग कितनी अमाउंट अवेलेबल है, तो लीज होल्ड मशीनरी है। कई बार क्वेश्चन होगा जिसमें लीज होल्ड बिल्डिंग भी रहेगा। चलो लीज होल्ड मशीनरी 12,000 हम लोगों ने रिटर्न ऑफ कर दिया है, तो यहां लिख दिया हमने 12,000। तो ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। चलो लीज होल्ड मशीनरी के बाद है स्टेशनरी प्रिंटिंग, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। उसकी अमाउंट कितनी अवेलेबल है, उसकी अमाउंट है 1200। चलो उसके बाद बैठे रिजर्व हम लोगों ने काउंट कर लिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट 800। चलो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की अमाउंट 1200 रुपीस है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की अमाउंट लिख देता हूं 1200। एंड द नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी यही लिखेंगे। सारे एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 800। चलो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंस हम लोगों ने लिख ली है। उसके बाद लिखा हुआ है लोन ऑफ सबाना फ्रॉम 1/10/16 पार्टनर्स लोन। तो लोन तो पहले क्या लिखनी है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दो,
लोन ऑफ शबाना, यहां डेट इंपॉर्टेंट है 1/10/16। अब लोगों को मालूम है अगर पार्टनर्स की लोन के बारे में इंटरेस्ट क्लैरिफाइड ना हो तो आपको 6% इंटरेस्ट काउंट करना पड़ता है। तो यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना। चलो कितनी अमाउंट रहेगी, क्योंकि 60,000 अमाउंट है, 6% के हिसाब से देखोगे तो 6/100। अब कितने मंथ के लिए काम करना है, 1/10/16 से आप लोगों ने लोन का कैलकुलेशन करना है कब तक, 31/3/17, यानी कि 10 11 12 1 2 3 6 मंथ के लिए काम करना है। चलो जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी अमाउंट रहेगी 1800 रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 60,000 का 6% यानी 3,600, 3 मंथ के लिए यानी कि हाफ अमाउंट 1,800। एक इफेक्ट लिखी हुई है आपने लायबिलिटी साइड, आपको पे करना है, इसका मतलब एक्सपेंसेस। तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहां लिख लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना कितने अमाउंट, क्योंकि आपको 1,800 इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लोन के बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस में जो भी अवेलेबल है वो लिख लेंगे। डिस्काउंट रिजर्व अमाउंट 760। चलो आप देख सकते हो अब कोई भी एंट्री बाकी नहीं रहेगी, सारी एडजस्टमेंट की इफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट है, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है। अब सिर्फ आप लोगों को टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम पहले टोटल क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। शायद ऐसा होगा कि लास्ट टोटल की वजह से वीडियो में दिखाई ना दे, लेकिन आप सुन सकते हो, मैं क्लियरली बोलूंगा, आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लेना। चलो पहले जिस साइड का भी टोटल ज्यादा वो लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में 61,800 टोटल, सेम टोटल लिखेंगे हम 61,800। चलो अब जो यहाँ डिफरेंस रहेगा उसके सामने लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। चलो 61,800 में से माइनस कर लो 4,000, तो यहाँ अमाउंट रहेगी 57,800। ये 57,800 ग्रॉस प्रॉफिट है, रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड 57,800। अब आपको टोटल करना होता है, दोनों साइड का टोटल कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो वो दोनों साइड पे लिखना है। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है तो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आता है तो आपको लिखना पड़ता है नेट लॉस। चलो तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल ही कर लेते हैं। चलो डेबिट साइड का टोटल 8,500 प्लस 1,000 प्लस 1,600 प्लस 37,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस अगेन 1,200 प्लस 800 प्लस 1,800। इसका मतलब कि मेरा डेबिट साइड का टोटल हुआ है वो है 65,100। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर किसी को अमाउंट दिखाई ना दे तो आप सुन सकते हो। डेबिट साइड का टोटल 65,100 है, सेम टोटल में लिख रहा हूं क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल भी 65,100 लिखना है, ऊपर एक लाइन करनी है, नीचे दो लाइन करनी है। अब यहाँ जो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस के सामने लिखना है नेट लॉस। चलो 65,100 में से माइनस कर लो 57,800 एंड माइनस 760, तो 6,540 ये अमाउंट है, ये है नेट लॉस। अब नेट लॉस कहां पे लिखना है, नेट लॉस लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड। तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड लिखेंगे नेट लॉस, अमाउंट रहेगी 6,540। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं,
6540। अब जो ये डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस। वो कहां पे ले जाना होता है? पार्टनर्स के अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड को हमें लिखना है यहां बाय करंट अकाउंट, लिखना है बाय करंट अकाउंट। ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट दैट इज डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करनी होती है, सलीम एंड शबाना। अब देख लो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या अवेलेबल है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर आप बुक रेफर करोगे तो बुक में लिखा है नहीं, बुक में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगर क्लेरिफिकेशन ना हो तो आपको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, दैट इज 1:1। तो इक्वली डिवाइड कर लो, 6540 डिवाइडेड बाय 2, 3270। दोनों पार्टनर्स के बीच में आप लोगों को डिवाइड कर लेना है। आप लोगों ने इक्वली डिवाइड कर लिया है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या करेंगे? करंट अकाउंट डेबिट साइड, यहां लिखेंगे 2 डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस 3270। चलो अब लास्ट करंट अकाउंट क्लोज करना है। जिस साइड का भी टोटल ज्यादा है वो आपको लिखना है और डिफरेंस ले जाना है बैलेंस क्रेडिट अकाउंट में। तो मैं देखूं तो ये सेलिंग का टोटल ज्यादा है 40000, सेम टोटल में यहां लिख रहा हूं 40000। अब यहां जो डिफरेंस रहेगा उसके सामने मुझे लिखना है 2 बैलेंस क्रेडिट अकाउंट। चलो 40000 में से माइनस कर दो, 40000 माइनस 4000 माइनस 3270, यानी कि यहां डिफरेंस अमाउंट आएगी 32730। शायद राइटिंग थोड़े छोटे रहेंगे क्योंकि एक बोर्ड में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, लेकिन आप सुन सकते हो डिफरेंस 32730। चलो अब क्या लिखना है? ये करंट अकाउंट के बैलेंस है वो लिखनी है लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट में सलीम की बैलेंस, सलीम की जो डिफरेंस अमाउंट हुई वो है 32730। अब सबाना के लिए अगर देखोगे तो उसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 13270। अब जो यहां डिफरेंस रहेगा उसके सामने भी यही लिखना है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। उसकी क्रेडिट डाउन बैलेंस रहेगी 13270। डिफरेंस क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी सिग्निफिकेंट क्या लिखनी है? उसकी सिग्निफिकेंट लिखनी है बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लास्ट में जगह होगी आपके पास, लिख लेना करंट बैलेंस ऑफ सबाना। करंट बैलेंस ऑफ सबाना उसका फाइनल टोटल रहेगा 13270। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है। चलो मैं टोटल कर ले रहा हूं 2,80,000 प्लस 32,730 प्लस 32,000 प्लस 60,000 प्लस 1,800। तो मेरा टोटल रहा लायबिलिटी साइड के लिए 4,06,530। अब सेम टोटल रहना चाहिए एसेट साइड पे। तो यहां पहले 32,000, उसके बाद 9,500 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 34,200 प्लस 54,600 प्लस 560 प्लस 14,000 प्लस 80,000 प्लस 400 प्लस 13,270। इसका मतलब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया कितना? 4,06,530। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन क्या किया है वो सही है, टेक्निकली सही है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना है, 2-3 बार वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।